स्वतंत्रता की अभी एक पूर्ण संध्या भी नहीं आई थी कि देश हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में ऐसा उलझा कि चारों ओर का अमन चैन मानो खो गया हो। हिंदू मुसलमानों का और मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा था। लेकिन इन्हीं सब के बीच कुछ शख्सियत ऐसे भी थे जो न सिर्फ इस आग को बुझाना चाहते थे बल्कि हिंदू मुस्लिम का अमन चैन भी चाहते थे। इन्हीं में से एक शख्सियत जो देश की जनता से अपील करते हैं, खुदा अभी मनुष्य से पूर्णतया निराश नहीं हुआ, किंतु क्या हमारे देश का मनुष्य खुद से इतना निराश हो गया कि इन मासूम कलियों के जीवन को खिलने से पूर्व ही मसल देना चाहता है। खुदा के लिए इस आग को बुझाइए। यह समय यह खोजने का नहीं है कि आग किसने लगाई, कैसे लगी। आग लगी हुई है, यह मसला इस धर्म का या उस धर्म का नहीं है, उग्र धार्मिक जीवन तथा सब जीवन के बीच चैन का है। खुदा के लिए इस देश में सब जीवन की बुनियादों को नष्ट ना होने दें। जी हाँ, हम आज रूबरू हो रहे हैं ऐसे शख्सियत से जो अल्पसंख्यक होते हुए भी देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित हुए। हम बात कर रहे हैं भारत के पहले अल्पसंख्यक और तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की, जो भारत को अपना घर और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते थे। ताउम्र हिंदू मुसलमान एकता के समर्थक डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान वक्ता, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और जर्मन जैसे बहुभाषी एक उत्कृष्ट शिक्षाविद, बच्चों के शिक्षक, जामिया मिलिया के वाइस चांसलर, बिहार के राज्यपाल, राज्यसभा के नामित सदस्य, उपराष्ट्रपति और अंततः देश के राष्ट्रपति पद से सुशोभित होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं ऐसे शख्सियत के उन रोचक जीवन प्रसंगों को जो एक विद्यार्थी के नाते हमारी तैयारी को और एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी अपने देश के गौरवों के प्रति सम्मान को समर्पित है। दोस्तों, आज के इस अंक में हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के जन्म से लेकर उनके शिक्षा, जामिया मिलिया की स्थापना से लेकर देश के तीसरे राष्ट्रपति के समय देश का राजनीतिक माहौल और इन सब के बीच उस रोचक प्रश्न का भी वर्णन करेंगे जब डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए इंदिरा गांधी अपने ही दल के वर्तमान अध्यक्ष के कामराज से सीधे भिड़ गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद के एक धनाढ्य पठान परिवार में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन आधुनिक होते हुए भी उसी हिंद इस्लामी सभ्यता के प्रतीक थे जो पठान या अफगान मध्यकाल से भारत में प्रसारित करते रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जन्म से कुछ दिन बाद ही उनके पिता उत्तर प्रदेश में रहने आ गए। उन्होंने 9 साल की उम्र में अपने पिता को और 14 साल की उम्र में अपनी माता को खो दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने जीवन के अधिकांश समय अध्यापन कार्य में लगे रहे। इस कार्य के प्रति उनका समर्पण ऐसा कि वे शिक्षा को ही मानव जीवन का सबसे मूलभूत आवश्यकता समझते थे। उन्होंने कहा था, हमारा पसीना हमारी समस्याओं का उत्तर है और जोतने वाला, कारीगर और शिक्षक 3 ऐसे एजेंट हैं जो शरीर, दिमाग और आत्मा को पोषण देते हैं। शिक्षा और राजनीति पर वे कहते हैं, राजनीति विशेषकर हमारे देश में एक पहाड़ी नदी की तरह है जो अचानक उफान पर आती है और जल्द ही खत्म हो जाती है, जबकि शैक्षणिक कार्य न केवल मानसून के दौरान बल्कि गर्मियों में भी पहाड़ों के दिलों को पिघलाकर बहते हैं। उनके इसी समर्पण और सेवा भाव पर हलीदे एडिब कहते हैं, वह अपना सारा समय और ऊर्जा शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए देते थे। वे अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री के लिए जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय गए और लौटकर वर्ष 1920 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना दल के सदस्य रहते हुए उपकुलपति भी बने। इनके नेतृत्व में जामिया मिलिया इस्लामिया का राष्ट्रवादी कार्यों तथा स्वाधीनता संग्राम की ओर झुकाव रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय के उपकुलपति बने तथा उनकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का भी गठन किया गया।
डॉक्टर जाकिर हुसैन को वर्ष 1954 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1956 में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्य के रूप में संसद के सदस्य बनाए गए। इसके अलावा वे भारतीय प्रेस आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सेवा तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी जुड़े रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिल्ली, कोलकाता, अलीगढ़, इलाहाबाद और काहिरा विश्वविद्यालयों से डी.लिट की मानद उपाधियों से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 1957 से 1962 तक वे बिहार के राज्यपाल भी रहे। वर्ष 1962 में उन्हें देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसी कार्यकाल के दौरान वर्ष 1963 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 13 मई 1967 को उन्होंने भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। हालांकि यह राष्ट्रपति चुनाव इतना आसान नहीं रहा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह ऐसा चुनाव था जहां इंदिरा गांधी का कुशल राजनीतिक रूप मुख्य पटल पर उभर कर सामने आया। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस चुनाव से पूर्व ऐसा क्या हुआ जिसने इस चुनाव को इतना रोमांचक बना दिया। 13 मई 1967 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल समाप्त होने को था। इसके साथ ही देश में राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। नई प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी के लिए यह चुनाव महत्वपूर्ण था, क्योंकि हाल ही में 1967 का लोकसभा चुनाव आजादी के बाद कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सबक लेकर आया था। कांग्रेस इस चुनाव के नतीजों के बाद केवल 283 सीटों पर सिमट कर रह गई। 1962 के मुकाबले इस चुनाव में कांग्रेस को 78 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। यह जनादेश बहुमत से महज 12 सीट ही आगे था। पहली बार कांग्रेस को 11 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही इस चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर बढ़ते ओल्ड सिंडिकेट के दबदबा से इंदिरा जी को यह डर था कि अगर समय रहते कांग्रेस सिंडिकेट की पकड़ से बाहर नहीं निकली तो वे इसकी कठपुतली बनकर रह जाएंगी। यही ओल्ड सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का विवाद तीसरे राष्ट्रपति चुनाव को इससे पहले तक हुए राष्ट्रपति चुनावों से अलग और राजनीति की उस परंपरा को शुरू कर देता है जो अक्सर हम आधुनिक राजनीति में आए दिन देखते रहते हैं। इसी विवाद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के सहकर्मी रहे डॉक्टर जियाउल हसन फारूकी अपनी किताब डॉक्टर जाकिर हुसैन में लिखते हैं, साल 1967 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज चाहते थे कि राधा कृष्णन दोबारा राष्ट्रपति बने और उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को कार्य विस्तार दिया जाए, लेकिन इंदिरा गांधी डॉक्टर जाकिर हुसैन को अगले राष्ट्रपति के तौर पर देखना चाहती थी। हालांकि इंदिरा जी के मन में आशंका था कि क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन इस पद के लिए तैयार है भी या नहीं। लेकिन कहते हैं कि इच्छाएं कुछ ऐसी होती है कि एक के पूरे होते ही दूसरे जाग जाती हैं। अर्थ स्पष्ट है कि अब डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उपराष्ट्रपति पद पर एक और कार्य विस्तार नहीं चाहते थे। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने आधिकारिक आवास से अपना सामान अपने निजी आवास पर भेजना शुरू कर दिया तो उनका संकेत स्पष्ट था कि अब वो मौलाना आजाद रोड स्थित उपराष्ट्रपति भवन से राजपथ या वर्तमान कर्तव्य पर स्थित राष्ट्रपति भवन आना चाहते थे। इंदिरा गांधी ने डॉक्टर जाकिर हुसैन को मन को टटोलने के लिए इंद्र कुमार गुजराल को उनके निजी आवास पर भेजा। इंद्र कुमार गुजराल इस बात का जिक्र करते हुए एक लेख में लिखते हैं, एक दिन इंदिरा गांधी ने मुझे राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन के मन को टटोलने के लिए कहा। इसके बाद मैं भाई जाकिर हुसैन से जाकर मिला। जाकिर हुसैन से जब उन्होंने पूछा कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए आपकी दावेदारी पेश की जाती है तो इस पर आपकी राय क्या होगी। इसके जवाब में जाकिर हुसैन कहते हैं कि अगर आप मुझसे राष्ट्रपति भवन जाने के लिए कहें तो मेरे पास ऐसी कोई वजह नहीं है कि मैं इसके लिए ना कह सकूं। यानी उनका यह इशारा स्पष्ट था कि वे इस पद के लिए तैयार हैं। इन्हीं सब हलचलों के बीच समय आ गया था कि अब पार्टियों द्वारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा की जाए। लेकिन नाम की घोषणा पर भी इंदिरा गांधी और के कामराज के बीच इस बात को लेकर तानातानी हो गई कि राष्ट्रपति के नाम की घोषणा का अधिकार किसके पास है। बतौर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस पर अपना दावा जता रही थी। वही
के कामराज का कहना था कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का अधिकार उनका है। इंदिरा गांधी ने मामले को सुलझाने के लिए 8 अप्रैल 1967 को के कामराज की अनुपस्थिति में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक के जरिए वो जाकिर हुसैन के नाम पर सहमति जताना चाहती थी, लेकिन कहते हैं कि राजनीतिक मसला इतनी आसानी से हल हो जाता तो राजनीति यूं ही रोज सड़कों पर बदनाम ना होती। जी हाँ, ऐसा ही कुछ इस सर्वदलीय बैठक में हुआ, जब विपक्षी नेता भी उस बैठक से यह कहकर चले गए कि सत्ताधारी दल आधे अधूरे मन से बैठक में उपस्थित हुआ है। उनका स्पष्ट संकेत के कामराज की अनुपस्थिति पर था। कांग्रेस में फूट को देखते हुए विपक्ष ने तुरंत मौका को भांप लिया और 9वें चीफ जस्टिस के सुब्बाराव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। राजनीतिक आलोचक तो यहाँ तक लिखते हैं कि विपक्ष द्वारा हवा दी गई कि मुस्लिम को देश के सर्वोच्च पद के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। तभी इस मुश्किल घड़ी में जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने याद किया और अपने पक्ष में उनसे समर्थन की मांग की। 12 अप्रैल 1967 को एक बयान जारी कर राष्ट्रपति पद के लिए जाकिर हुसैन का समर्थन करते हुए जेपी ने कहा कि वे जाकिर हुसैन को ही देश के राष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में देखते हैं। जब धीरे धीरे संतुलन इंदिरा गांधी के पक्ष में बैठने लगा तो के कामराज को भी डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम का समर्थन करना पड़ा। हसन फारूकी अपनी किताब में लिखते हैं, जब राष्ट्रपति पद के लिए दोनों दावेदारों की पुष्टि हो गई तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रतिद्वंदी के सुब्बाराव देश भर में घूम घूम कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे। वहीं जाकिर हुसैन उस समय अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी की स्थापना पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा पर भाषण दे रहे थे। वे राष्ट्रपति चुनाव से महज 3 दिन पहले ही भारत लौटे। 6 मई 1967 को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। अगले 3 दिन बाद यानी 9 मई 1967 को शाम में नतीजे की घोषणा की गई। जाकिर हुसैन को इस चुनाव में 4,07,000 के आसपास वोट मिले। वहीं के सुब्बाराव को 3,63,000 ही वोट मिला। आकाशवाणी का नियमित प्रसारण रुकवाकर जाकिर हुसैन की जीत का ऐलान किया गया। इसके साथ ही दिल्ली के जामा मस्जिद से भी जीत की घोषणा की गई। 13 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ ली। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन का स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं रहता। निधन से कुछ दिन पहले उनका असम का दौरा था, जहां जाने से पहले ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस पर जाकिर हुसैन कहते हैं, मेरी सेहत भले ही सही नहीं है, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए वहां जाना मेरा जरूरी है। दौरे से लौटने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और अगले ही दिन यानी 3 मई 1969 को राष्ट्रपति महोदय का इंतकाल हो गया। असमय देहावसान के कारण वे अपना राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। निधन के बाद उन्हें नई दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में ही दफनाया गया। जयप्रकाश नारायण जाकिर हुसैन के संबंध में कहते हैं, एक ऐसी सक्रिय, रचनात्मक, समर्पित, निर्भय और राष्ट्रीय पहचान से परिपूर्ण जीवन गाथा के बिना भारतवर्ष कैसे रह सकता है। हम प्रकाश और उत्साह प्राप्त किए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। धन्यवाद।